हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर होने वाला है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि वो टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है। तो चलिए 2 मिनट पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर जो हम बात करें 10th क्लास के साइंस का, तो हम लोग को पता है कि साइंस का जो एग्जाम होता है वो लगभग 100 मार्क्स का होता है। इसमें से 80 मार्क्स हमारा थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क्स आपका फिक्स है कि ये स्कूल के द्वारा दिया जाएगा और ये 80 मार्क्स पर आप लोग को स्ट्रगल करना है। इस 80 मार्क्स में हम देखते हैं कि 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। अगर इस 80 मार्क्स को हम तीनों सब्जेक्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो पर सब्जेक्ट अप्रोक्स 26 मार्क्स आएगा। अप्रोक्स लगभग 26 मार्क्स। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस 26 मार्क्स में एक ऐसा चैप्टर लाइट चैप्टर है जो 8 से 10 मार्क्स अकेले देता है। तो अब आप लोग को बखूबी समझ में आ गया होगा कि लाइट चैप्टर जो है, लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आप लोग अपने एग्जाम पर फोकस करके इस चैप्टर को बखूबी अच्छे से एक एक कर बारंबारता के साथ आप लोग खत्म कीजिए, क्योंकि यह चैप्टर आपके रिजल्ट में काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। लाइट, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये लाइट होता क्या है। पहले लाइट पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इतना समझ लीजिए कि लाइट एक ऐसा कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसमें हम किसी भी वस्तु को उसके उपस्थिति में देख पाते हैं। अगर लाइट रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, और लाइट अगर नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देखने में असमर्थ रहेंगे। तो मतलब हम एक नॉर्मली भाषा में, एक सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें 2 चीजों की जरूर आवश्यकता होती है। पहला हमारा आंख और दूसरा ये प्रकाश। ये आंख भी कुछ नहीं है जब प्रकाश नहीं रहेगा तो। मतलब कहने का कि एक गाना आप लोग सुने होंगे कि तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। इसमें मेरी आंख की ना खता है ना मेरी खता है, इसमें सबसे बड़ा खता जो है वो प्रकाश का है। ना प्रकाश होता ना हम तुम्हें देखते। तो अब समझते हैं कि इस प्रकाश से हमारा जो दुनिया है वो एक रंगीला दुनिया दिखता है। तो इस रंग भरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रंगीन दिखने का चीज होता है वो प्रकाश से होता है। और ये प्रकाश जिसको हम लोग श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं, श्वेत प्रकाश जो व्हाइट लाइट के नाम से जाना जाता है, इसमें कुल 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वो 7 रंग किस तरह से विभक्त होता है। मतलब ये जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो हमें श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें 7 रंगों का मेल होता है। तो इसी प्रकाश में सबसे पहले हम प्रकाश का नेचर को जानेंगे, फीचर को जानेंगे कि क्या आखिर गुण होता है प्रकाश का। तो कुछ ऐसे गुण हैं जो 10th क्लास में पॉइंट के तौर पर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रूप में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछता है। कुछ नेचर जो होते हैं प्रकाश के, उस नेचर को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला नेचर जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा एक ऐसा चीज होता है जो ना तो कभी निर्माण होता है और ना ही कभी खत्म होता है। तो ये प्रकाश जो है वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है। हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाशीय ऊर्जा का जो स्रोत है, वो सूर्य है। ये हुआ प्रकाश का सबसे पहला नेचर। अगर हम दूसरे नेचर का बात करें तो यह प्रकाश जो होता है हमेशा छाया बनाता है, शैडो बनाता है। शैडो का निर्माण हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। दूसरी चीज, ये जो छाया का निर्माण होता है हमेशा प्रकाश के स्रोत से अपोजिट दिशा में होता है।
छाया का जो निर्माण होगा वो जिस स्रोत से, जिस दिशा से प्रकाश का आगमन होगा उसके विपरीत दिशा में छाया का निर्माण होता है। तीसरा नेचर जो होता है प्रकाश का, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कुछ कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिसमें वो सीधी रेखा में गमन तो करता है, साथ साथ वक्र रेखा में भी गमन करता है। वो आगे का जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। लेकिन अधिकतर कंडीशन ऐसा लागू होता है कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश का जो स्पीड होता है निर्वात में, निर्वात कहने का मतलब वैक्यूम, जहां पे हवा नहीं है, प्रकाश का स्पीड सर्वाधिक जो नापा गया है वो निर्वात में होता है। मतलब एक सेंस में हम ले सकते हैं कि अंतरिक्ष में जो प्रकाश का चाल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लगभग 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से प्रकाश का चाल निर्वात में होता है। इन सभी नेचर के अलावा प्रकाश के कुछ ऐसे नेचर भी है जिनको हम आगे पढ़ते हैं। जैसे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, जब तरंग का जब हम चर्चा करेंगे, जब तरंग हम वेव जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि तरंग 7 प्रकार का होता है। उसमें से एक प्रकाश का नेचर होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, साथ ही साथ प्रकाश एक ऐसा कारक है जो निर्वात में भी गमन करता है। जैसे हमारा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग इसमें कर रहा है वो हवा कर रहा है। हवा इसमें माध्यम का काम कर रहा है कि हमारे द्वारा जो आवाज निकाला जा रहा है वो आप सुन पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा माध्यम का काम कर रहा है हवा। अगर हवा ना होता तो हमारा आवाज आप तक पहुंचता नहीं। लेकिन प्रकाश को गमन करने में, प्रकाश को चलने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी, जहां हवा नहीं भी है वहां भी ये गमन करती है। उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, कि जो निर्वात में भी गमन कर जाए। इसके बाद कुछ कुछ नेचर ऐसे भी होते हैं प्रकाश के, जैसे परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, ध्रुवन का नियम, विवर्तन, प्रकीर्णन। इन सबको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लाइट चैप्टर शुरू किए या लाइट चैप्टर का स्टार्ट हुआ और ये सभी टॉपिक को पढ़े ना, ऐसा हो नहीं सकता है। इस प्रकाश के परावर्तन में भी हम आप लोगों को ये सब सारा नेचर जो प्रकाश का होता है वो सभी को हम कंप्लीट करवाएंगे। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं प्रकाश का स्रोत। स्रोत हम उसे कहते हैं जहां से हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है, उसे स्रोत कहते हैं, सोर्स कहते हैं। तो ये प्रकाश का जो स्रोत होता है वो हमें पृथ्वी पर जो प्राप्त होते हैं ये 2 तरीके से होते हैं। एक ऐसे सोर्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, और एक ऐसे सोर्स जो है वो मानव निर्मित है। मानव निर्मित मतलब कि वो जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया वस्तु है उससे जो हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत का, तो सबसे बड़ा पृथ्वी पर जो प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का वो सूर्य है। इसके बाद मानव निर्मित का बात करें कि मानव निर्मित ऐसे वस्तुओं को बताएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश की प्राप्ति होता है। तो ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं, जैसे बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, मोबाइल हो गए, मोमबत्ती हो गए, लालटेन हो गए। ये सभी सारे वस्तु जो होते हैं प्रकाश अपने से निकालते हैं और उनसे प्रकाश हमें प्राप्त होता है। तो ये सभी वस्तु जो हो गए, बल्ब हो गए, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, मोबाइल, ये सब मानव निर्मित ऐसे वस्तु हैं कि जो प्रकाश का स्रोत है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जितने भी दुनिया में वस्तु हैं, मानव निर्मित वस्तु हैं, उन्हें 2 तरह में बांटा गया है, 2 तरीके में बांटा गया है। सबसे पहला प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब कि लुमिनस ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट जो प्रकाश का उत्सर्जन करें, मतलब कि जो खुद से क्या करे, प्रकाश उत्सर्जित करे। मतलब जैसे हम अभी बताएं क्या कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। मोबाइल हो गए, मोबाइल का फ्लैश लाइट जो होता है ना, उससे भी हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। मोमबत्ती, लालटेन, तो ऐसे वस्तु जिससे प्रकाश निकले उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसमें हम लोग मोमबत्ती रख सकते हैं, टॉर्च रख सकते हैं, लालटेन रख सकते हैं। ये सभी वस्तु कि जो जिससे क्या हो,
प्रकाश की प्राप्ति हो, मतलब कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, उसे प्रदीप्त वस्तु की कैटेगरी में रखेंगे। और ऐसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड से किसी भी तरह का प्रकाश नहीं निकल रहा है, मतलब ये पेन हो गया, बोर्ड हो गया, या किताब कॉपी, कुछ भी ऐसे वस्तु जिससे प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो रहा है, उसे अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल दे दीजिए, बुक, पेन, ईटीसी। ये सभी वस्तु को क्या हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। मतलब कि जो प्रकाश का निर्माण करे, जो प्रकाश का उत्सर्जन करे, जो जिसके अंदर से प्रकाश निकले, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जिसके अंदर से प्रकाश ना निकले उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। इसके बाद हम अब देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन हमें किसी भी वस्तु को देखने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऐसी जगह पर जहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली वे में नहीं पहुंचता है, फिर भी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हम एक रूम के अंदर पैक हैं, लेकिन दिन के समय क्या होता है कि जब हम गेट खोलते हैं या खिड़की खोलते हैं तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली वे में हमारे रूम के अंदर आता नहीं है, फिर भी हम सभी वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। वो किसके वजह से? तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन का जो नेचर होता है, इस नेचर के वजह से हम किसी वस्तुओं को जहां तक प्रकाश डायरेक्टली वे में ना पहुंच पाए, वहां भी हम वस्तुओं को देख लेते हैं। अब ये प्रकीर्णन होता क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। तो देखिए बाबू, तो देखिए बच्चों, हमारे वायुमंडल में, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें बहुत सारे धूल कण बिखरे पड़े हैं। ये धूल कण जो होते हैं हमें नंगी आंखों से तो दिखते नहीं है, लेकिन एक इसका तरीका है देखने का। जब आपके घर के अंदर किसी भी होल से जब सूर्य का प्रकाश इन करता है, तो उसी प्रकाश के रेखा, मतलब प्रकाश की किरण के रास्ते में देखिएगा कि कुछ कुछ धूल कण जो है कुछ धूल कण जो है वो उड़ते नजर आएंगे। यही एक तरीका है, ये वायुमंडल में जो धूल कण उड़ते हैं उसे देखने का बस यही एक तरीका है। तो ये सभी धूल कण वायुमंडल में चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। अब ये धूल कण सूर्य से आने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, और पुनः वो सोखे गए प्रकाश को पुनः वो फैला देते हैं। तो जब वो फैलाते हैं तो उसी फैलाने के नेचर से होता है क्या कि प्रकाश जहां तक पहुंच नहीं पाता है, वहां तक यह प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा इनडायरेक्टली वे में पहुंच जाता है, और इसी पहुंचने के कारण हम किसी भी वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। यही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन का नेचर। प्रकीर्णन के कारण सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे का चर्चा हम अगले स्लाइड में करते हैं। बच्चों, दूसरे स्लाइड में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें हम सबसे पहला पॉइंट जो देखेंगे, किरण। किरण तुम सिर्फ मेरी हो, वो वाली किरण नहीं। ये किरण ऐसी किरण है जो सबकी है, किसी एक की नहीं, सबकी है। तो इस किरण को हम पहले समझेंगे। जब हमारी भी है और आपकी भी है तो समझ लीजिए इस किरण को समझना कितना जरूरी है। तो चलिए हम इस किरण को पहले समझते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। तो किरण कहते किसको है? तो किरण को समझने से पहले हम प्रकाश का स्रोत समझेंगे, जो कि हम पहले समझा दिए हैं कि जिससे भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो प्रकाश का स्रोत कहलाता है। तो प्रकाशीय स्रोत से जब प्रकाश निकलता है और वो किसी दिशा में जब गमन करता है तो उस दिशा को ही किरण कहा जाता है। मतलब प्रकाश की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। मान लिया जाए, जैसे हम कहते हैं क्या कि ये हम लाइट टॉर्च जलाएं। अब ये टॉर्च को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इससे जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो प्रकाश जब उत्सर्जित होता है तो वो एक दिशा में गमन करता है। तो जब ये दिशा में गमन करता है तो इसी दिशा को हम किरण कहते हैं। मतलब कहने का कि प्रकाश का जो गमन का रास्ता है, गमन का मतलब चलने का जो दिशा है, उस दिशा को हम लोग किरण कहेंगे। जब वो दिशा को हम सिंगल एरो से दिखाएंगे, जैसे कि हम किरण को डिनोट करने का एक तरीका है कि सिंगल लाइन लिख लीजिए और यह एरो बना दीजिए, यही होता है किरण का सिंबल होता है।
तो जब ये सिंगल सिंबल होता है तो इसे हम किरण कहते हैं, लेकिन जब एक साथ बहुत सारी समूह में ये किरण जब चलता है तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। तो जब किरण सिंगल चल रही थी तब इसे हम किरण कहेंगे, लेकिन जब ये ग्रुप में चलने लगी तब इसे हम किरण पुंज कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। अब ये बीम ऑफ लाइट जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज मतलब डाइवर्जिंग बीम, समानांतर किरण पुंज मतलब पैरेलल बीम और अभिसारी किरण पुंज मतलब कन्वर्जिंग बीम। तो इन तीनों बीम को हम समझेंगे पहले। तो अपसारी किरण पुंज कहने का मतलब कि वैसा प्रकाशीय स्रोत या वैसा प्रकाश का बिंदु जहां से प्रकाश निकल रहा है वो एक बिंदु से निकल रहा हो। मतलब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर जब चल रहा है तो वो फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे अगर जो हम टॉर्च जलाते हैं तो जब टॉर्च जलता है तो उसका प्रकाश का जो सृजन होता है किसी एक बिंदु से होता है, बल्ब से होता है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे वो फैलता चला जाता है। तो इस प्रकार को हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। जैसे आपको यहाँ हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं कि अगर जो हम एक टॉर्च को ले तो टॉर्च में जो लाइट होता है जब स्विच को ऑन करते हैं तो ये एक फैलता हुआ प्रतीत होता है। तो जब एक बिंदु से प्रकाश आगे की ओर जब गमन कर रहा है तो फैलता हुआ चला जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लेकिन दूसरा है समानांतर किरण पुंज। अब ये समानांतर किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश का किरण एक दूसरे के समानांतर चलता हो, एक दूसरे के समानांतर, ना तो यहाँ फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है और ना ही यहाँ पे फैल रहा है, ना तो प्रतीत हो रहा है ना तो फैल रहा है, बस एक दूसरे के पैरेलल में गमन कर रहा है। जब प्रकाश जब गमन कर रहा है तो एक किरण के पैरेलल दूसरा, दूसरा के पैरेलल तीसरा, मतलब कि एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, समानांतर चल रहा है। तो ऐसे किरण को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहेंगे। और जस्ट लाइक अपसारी का उल्टा अभिसारी होता है। मतलब अपसारी कहने का मतलब कि जो एक बिंदु स्रोत से आगे की ओर जब किरण बढ़ रहा था तो वो फैलता चला जा रहा था, इसको हम अपसारी कह रहे थे। लेकिन उसी का उल्टा अपसारी होगा कि प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जस्ट लाइक ये। एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत, इसको सिंबल हम लोग को देना बहुत जरूरी होता है। तब तो इस सिंबल से, इस एरो से ही तो पता चलेगा कि प्रकाश आ रहा है कि जा रहा है। सिंबल देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब हमें पता चल रहा है कि इधर से प्रकाश आ रहा है और इस एक बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु पर मिलता चला जा रहा है सभी प्रकाश की किरणें। तो इस तरह की एग्जाम्पल को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो आप लोग देख लिए कि अपसारी किरण पुंज ये हुआ, अभिसारी किरण पुंज ये हुआ, और समानांतर किरण पुंज जब बोलेगा तो बस इस तरह से दिखा देना, लेकिन एरो को नहीं छोड़ना है। एरो ही दिखाता है कि किधर से प्रकाश आ रहा है और किधर की ओर जा रहा है। तो यहां हम लोग समझे क्या, किरण को और किरण पुंज को समझे। इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पदार्थ देखेंगे। दुनिया में 3 तरह के पदार्थ है। अब देखिए, उसका नेचर तो बहुत हो सकता है, लेकिन आप समझिए हम एक लाइट चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हर चीज को हम लाइट से कंपेयर करके ही पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे पदार्थ। तो पदार्थ जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। अब कैसे पदार्थ पाए तो वो हम देखेंगे, क्योंकि लाइट से रिलेट करके हमको देखना है तो उसी की नेचर को ना समझेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी पदार्थ और तीसरा अपारदर्शी पदार्थ। अब ये पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी क्या है ये आप सभी को पता है, लेकिन हम चैप्टर का शुरुआत किए तो हमें बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सभी अच्छे बच्चे भी हैं और कुछ कुछ कमजोर बच्चे भी हैं, उनको भी हमको साथ में लेकर चलना है। अब आप लोग उबिएगा नहीं कि सर ये सब चीज इतना इजी चीज समझा क्यों रहे हैं, क्यों इतना इजी चीज बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हमें सबको लेकर चलना है एक साथ।
कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, उनको भी ये चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड हुआ है। तो इस फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई ऐसे बच्चे ना रह जाएँ, ऐसे बच्चे वंचित ना रह जाएँ शिक्षा से, जिनका बेस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो हमें बेस को भी देख कर चलना है, सबको लेकर चलना है। तो इसीलिए थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिए, सारे टॉपिक को एक-एक करके करवाया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पदार्थ। पदार्थ जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। अब ये पारदर्शी का इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट। अब इंग्लिश वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब कि जिसके आर पार दिख रहा हो। ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा होगा, आर पार दिख रहा होगा। जैसे हम कांच को लेते हैं, शीशा को लेते हैं, तो उसके आर पार हमें क्या होता है, दिखता है। तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं पारदर्शी। तो जब हमें आर पार दिख रहा है तो आर पार प्रकाश भी तो हो सकता है। तो वैसे वस्तु, वैसे पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश कर जाए उसे हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूरी तरह से पार ना हो पाए, हल्का फल्का पार हो, मतलब एक कम मात्रा में पार हो, उसे हम पारभासी पदार्थ या फिर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं। जैसे पारदर्शी पदार्थ का एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल हवा होगा। हवा भी एक पदार्थ है, एक मैटर, एक सब्सटेंस है, लेकिन उस सब्सटेंस के आर पार प्रकाश करता है तभी तो सूर्य से हमारे तक प्रकाश पहुंच पाता है ना। तो हवा जो होता है वो पारदर्शी पदार्थ हुआ, कांच जो होता है वो पारदर्शी पदार्थ होता है, शीशा जो होता है वो पारदर्शी पदार्थ होता है। इस तरह से आप बहुत एग्जांपल को आप देख सकते हैं कि जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब बात करें हम पारभासी, तो पारभासी हम अभी बताएं क्या कि वैसे पदार्थ, वैसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार तो प्रकाश करे लेकिन पूरी तरह से नहीं करेगा, कम मात्रा में करे, एकदम थोड़ा सा। जैसे तेल लगा हुआ पेपर, तेल लगा कागज, घिसा हुआ शीशा, ये सभी जो है एग्जाम्पल हैं किसके, पारभासी पदार्थ के। अब तीसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब ओपेक। ओपेक, ओपेक मतलब होता है कि जिसके आर पार प्रकाश ना कर पाए, मतलब प्रकाश तो आ रहा है लेकिन इसके पार ना कर पाए। जैसे हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या होता है कि प्रकाश जब आता है तो आर पार नहीं कर पाता है, वो प्रकाश जो होता है बॉडी प्रकाश को रोक लेता है। तो वैसे पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश ना कर पाए उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट। और एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, छाया जो बनता है, छाया हमेशा अपारदर्शी पदार्थ का ही बनता है, अपारदर्शी पदार्थ का ही बनता है, अपारदर्शी पदार्थ का बनता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि वैसे पदार्थ जो अपने से प्रकाश को आर पार नहीं होने देता है, वैसे ही पदार्थ का छाया बनता है। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक को, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर का जो टॉपिक है, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि प्रकाश का परावर्तन, आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। सबसे पहले इस चीजों को समझिए। तो बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। कहने का मतलब कि जब किसी प्रकाश के स्रोत से जब प्रकाश की किरण आती है और अगर वो किसी सतह से, चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते में, उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस नियम को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप लोग बचपन में भी या फिर अभी भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करते होंगे क्या कि जब सामने से सूर्य का रोशनी आता है तो सामने, उसके सामने सूर्य से आता हुआ प्रकाश के सामने आप लोग शीशे को रखते हैं, आईने को रखते हैं, और उसके बाद जो उसका रिफ्लेक्शन बनता है उससे दूसरे को इरिटेट करते हैं। ये बचपन में काफी ज्यादा आप लोगों ने किया होगा। तो आप लोग तो किए हैं और आप लोग को बखूबी पता भी है कि यह नियम जो है वो प्रकाश के परावर्तन का नियम फॉलो कर रहा है।
तो उसी प्रकाश के परावर्तन के नियम को आज हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि आखिर ये नियम जो है वो फॉलो कैसे होता है, कितने नियम पर ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो काम करता है। तो इसी चीज को आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन में आप लोग समझे क्या कि किसी प्रकाशीय स्रोत से आता हुआ प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में प्रकाश की किरण लौट जाता है। इस नियम को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है प्रकाश, एक सतह है, एक सरफेस है, एक ऐसा सरफेस, चिकना सरफेस जो प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। मान लिया जाए कि एक शीशा है, शीशा जो है वो एक प्रकाश का परावर्तन का सतह माना जाता है। तो इस परावर्तक सतह, जिससे क्या होता है कि जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिस सतह से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है, उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस किसको कहते हैं? तो जिस सतह से प्रकाश टकराने के बाद लौट जाए उसी सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि जिस प्रकाशीय स्रोत से जो प्रकाश की किरण आता है उससे आते हुए प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। सूर्य से आता हुआ प्रकाश, आप जब आईना सामने रखते हैं तो जो सूर्य से प्रकाश उस पर पड़ता है तो उस प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जब इससे आईने से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटता है तो लौटते हुए प्रकाश को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब एक आपतन किरण होता है जो आता है और परावर्तित किरण होता है जो जाता है। तो इसे हम इंग्लिश में जानेंगे कि आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहेंगे और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। दूसरी चीज, ये जो परावर्तक सतह होता है, मान लिया जाए कि जिसे आप आईना रखते हैं तो आईना भी एक तरह का कांच होता है, लेकिन कुछ कांच ऐसे होते हैं जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन कुछ कांच ऐसे होते हैं जिसमें हम आर पार नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसमें हम अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो आखिर ये प्रतिबिंब बनता है तो उस शीशे में, उस कांच में आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण हम अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी शीशे में, किसी भी कांच में अगर आप चांदी की परत चढ़ा दें, सिल्वर कोटेड कर दें, रजित कर दें, पेंट कर दें, सिल्वर का पेंट कर दें, तो वो जो होता है कांच एक परावर्तक सतह के रूप में कार्य करने लगता है। समझ में आया आप लोगों को कि अगर कोई भी कांच, ऐसा कांच है जिसको हम आर पार देख सकते हैं, अगर जो उसके एक साइड को अगर जो हम सिल्वर कोटेड कर दें, चांदी का एक परत चढ़ा दें, लेप चढ़ा दें, तब वो कांच जो होता है अब उससे हम आर पार नहीं देखेंगे, अब उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखने लगेगा। मतलब कि अब वो कांच एक दर्पण का काम करने लगेगा, आईने का काम करने लगेगा। तो कांच में क्या चढ़ाने के बाद वो आईने का काम करता है? चांदी की परत, सिल्वर कोटेड, कलय कर दिया जाता है, रजत का कलय कर दिया जाता है, तब वो चांदी का जो परत चढ़ाते हैं हम लोग शीशे पर, तब वो एक आईने का काम करता है। अब इसी चांदी की परत को सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर से लाल पेंट चढ़ा दिया जाता है। अगर आपके घर में भी आईना है तो आईना का पीछे का कवर अगर जो प्लास्टिक का है तो वो हटा कर आप देखिएगा तो शीशे के पीछे का जो कलर रहता है वो लाल कलर रहता है। बहुत जगह आप ब्लू कलर भी देखिएगा, लेकिन अधिकतर जगह जो होता है वो लाल कलर ही होता है। तो लाल कलर बस वो चांदी की परत को सुरक्षा देने के लिए होता है, इसका कोई रोल नहीं है। बस प्रतिबिंब बनने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो चांदी की परत का होता है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे, इसको तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अच्छा ठीक है, मान लिया जाए कि ये प्रकाश का परावर्तन तो हुआ, आता हुआ प्रकाश किसी सरफेस से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट तो गया, लेकिन ये कितने नियम पर काम करता है? ये जो है 10th क्लास का सबसे माना जाए तो इस चैप्टर का हाईलाइट पॉइंट है। इस पे अगर जो ट्रिपल पॉइंट भी देना है तो आप लोग दे दीजिए, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन पूछे और प्रकाश के परावर्तन के नियम को ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसी परावर्तन के नियम को हम लोग समझेंगे, आखिर ये प्रकाश के परावर्तन का नियम होता क्या है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने के बाद जिस नियम का पालन करे या जिस नियम का पालन करके सतह से परावर्तित होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
मतलब अभी हम आपको बताए हैं कि आपतित किरण जब वो किसी सरफेस से टकराने के बाद जब वो परावर्तित होती है, तो यह आपतन और परावर्तन का जो नियम होता है, वो जिस कंडीशन को फॉलो कर ले, जिस नियम को फॉलो कर ले, उसी नियम को हम परावर्तन के नियम कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि किस किस नियम को फॉलो करता है। तो आपको हम बता दें कि ये परावर्तन के नियम जो होते हैं, जो आपतित किरण परावर्तित होते हैं, तो ये दो नियम को फॉलो करते हैं। वो दो नियम आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है याद करना। तो देखते हैं, मान लिया जाए कि यह परावर्तक सतह है। एक परावर्तक सतह है, मतलब चिकना सतह होगा जिससे प्रकाश क्या हो, परावर्तित हो जाए, आर पार नहीं करे या फिर रोके नहीं, वो आता हुआ प्रकाश को ये सतह रिफ्लेक्ट कर दे, फिर से वो पुनः वापस उसी माध्यम में भेज दे। तो ऐसे सतह को हम लेंगे। इस सतह पर जो प्रकाश आता है उसे हम आपतन किरण कहते हैं या आपतित किरण कहते हैं। अब जब ये सरफेस से टकराने के बाद पुनः ये वापस जब लौटता है, तो इसी को हम लोग परावर्तित किरण या फिर परावर्तन किरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो आपतन किरण जब किसी सरफेस से टकराने के बाद परावर्तित होती है, तो उसे परावर्तन किरण कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्या कि ये आपतन किरण और परावर्तन किरण दोनों एक ही सतह पे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपतन किरण जो है और परावर्तन किरण जो है, दोनों का जो मिलन बिंदु है वो एक सतह पर है, या इसको बोल सकते हैं कि एक बिंदु पर है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर दो किरण ही नहीं है, दो लाइन ही नहीं है, दो रेखा ही नहीं है। एक तो आपको आपतन किरण दिख रहा है, एक तो आपको परावर्तन किरण दिख रहा है, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करने वाला बीच से एक अभिलंब आता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। एक किरण आता हुआ बीच से कि दोनों को बराबर भागों में जो बांट रहा है, उस किरण को हम लोग अभिलंब कहेंगे। तो ये भी काफी ज्यादा प्रकाश के परावर्तन के नियम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसको समझिएगा कि आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। क्या है वह? कि आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम है। अब दूसरा नियम क्या होता है? तो आपतन किरण और परावर्तन किरण, ये तो आप लोग समझ गए कि जो प्रकाश आता है वो आपतन किरण कहलाता है, और जो प्रकाश जाता है उसे परावर्तन किरण कहते हैं। तो आपतन किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन किरण या फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे समझ गए होंगे कि जिस सरफेस पर आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है, तो यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं या फिर परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये है परावर्तन के नियम का दूसरा नियम। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब ये दो नियम कौन कौन है? तो आपतित किरण, आपतित किरण, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण। परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही समतल पर होते हैं। आपके सामने रिजल्ट है, आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों जो है एक बिंदु पर खींचा गया है या फिर एक सतह पर ही है। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम कहता है क्या कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण, ये हुआ आपतन कोण, और ये हुआ परावर्तन कोण, दोनों हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। आपतन कोण को हम लोग एंगल आई से भी डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर से। अब ये एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, तो आपतन कोण को हम लोग इंसिडेंट एंगल कहेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट इस तरह से डिनोट करते हैं, और एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन।
ठीक है, और इसको हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, ये प्रकाश के परावर्तन के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें याद करना काफी जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो इसको आप लोग कॉपी कीजिए, या अगर जो आप चाहते हैं इसे स्क्रीनशॉट करना, इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब इसमें बाकी का चर्चा जो हम करेंगे वो अगले स्लाइड में करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के लेक्चर को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब ये इमेज होता क्या है, पहले हम लोग उसको समझेंगे। उसके बाद ये इमेज कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ रखेंगे दर्पण में तो कहाँ बनेगा, ये सब चर्चा जो होगा आगे के वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन ये प्रतिबिंब पहले कहते किसको, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दर्पण में बनने वाला चित्र को ही प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप लोग शीशा देखते हैं, आईना देखते हैं, तो आपका जो चित्र दर्पण में बनता है, आईना में बनता है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ये किसको नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन क्या करें, चैप्टर में पढ़ना है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। तो दर्पण में बनने वाले चित्र को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। और ये प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह का होता है। सबसे पहला रियल इमेज, और दूसरा जो होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। देखिए बच्चों, यहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और रियल प्रतिबिंब को, सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए, इसका एक कंडीशन ये होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर से हम आप लोग को बोल रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। नाम जैसा है वैसा इसका काम नहीं है, काम के अपोजिट इसका नाम है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। मतलब अगर जो वस्तु का सर ऊपर और पैर नीचे है तो प्रतिबिंब में सर नीचे और पैर ऊपर होगा, उसी को वास्तविक कहेंगे। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अगर जो वस्तु का सर ऊपर है तो प्रतिबिंब का भी सर ऊपर, और वस्तु का पैर नीचे तो प्रतिबिंब का भी पैर नीचे होगा। मतलब कहने का यहाँ देखिए, एक दर्पण हम लिए, दर्पण में पहले दर्पण के आगे हम वस्तु को रखे और इसका प्रतिबिंब पीछे बना, लेकिन इस वस्तु का जो एरो था वो ऊपर था, लेकिन प्रतिबिंब में एरो नीचे की ओर चला आया। तो ऐसे प्रतिबिंब को, उल्टे प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, लेकिन सीधे प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। दूसरा चीज, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते। ये कंडीशन दोनों आप लोग, एक अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो ये दो डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है जो आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा टूटी फूटी लाइन से या फिर बिंदुओं से दिखाया जाता है। अगर जो कहीं भी आप लोग बिंदु से देखें कोई प्रतिबिंब तो आप समझ जाइएगा कि इस प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, मतलब कि ये सीधा होगा, ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। तो आभासी प्रतिबिंब का सदा बिंदुओं या टूटी फूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। ये पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। हम लोग डेली लाइफ के यूज में हम लोग समतल दर्पण हर रोज, कभी नहीं तो सुबह सुबह तो जरूर देखते होंगे। अपने नहाने के बाद जब आप लोग बाल झाड़ते होंगे, फेशियल करते होंगे, तो समतल दर्पण का यूज तो जरूर करते होंगे। तो जिस आईने को आप लोग तैयार होने में यूज करते हैं वही आईना क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण की कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। ये वस्तु का जितना बड़ा आकार होता है उसके सेम आकार का प्रतिबिंब बना देता है, ना तो छोटा बनाएगा ना तो बड़ा बनाएगा। आप जितने बड़े दिखते हैं उतने बड़े तो आपका प्रतिबिंब सामने आईना में रहता है, आप लोग तो देखते होंगे। तो ये सब तो प्रैक्टिकली चीज समझने का है, ये सब याद करने का तो चीज है ही नहीं। प्रैक्टिकली समझिए कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है।
कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब होगा, मतलब वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार होगा। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर जो आपका सर ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी आपका सर ऊपर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें जाकर उलट जाएगा, सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी क्या होगा? प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है समतल दर्पण में। लेकिन यहाँ एक कंडीशन आ जाता है कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अब ये पार्श्व रूप क्या होगा? पूछोगे सर ये पार्श्व क्या होता है? लिटरल तो देखो, पार्श्व रूप होता है क्या कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण में तो सीधा दिखाता है, सर ऊपर तो सर ऊपर, पैर नीचे पैर नीचे, लेकिन कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कहाँ होता है जो आप लोग समझिएगा। अगर जो आप लोग दाहिना हाथ उठाइएगा तो प्रतिबिंब में बायां हाथ उठेगा, अगर आप बायां हाथ उठाइएगा तो प्रतिबिंब में दाहिना हाथ उठेगा। यही अंतर होता है, बायां को दायां दिखा देता है और दायां को बायां दिखा देता है। तो ऐसे ही कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पार्श्व कंडीशन, मतलब पार्श्व रूप से उल्टा दिखा रहा है। कौन है? तो समतल प्रतिबिंब सीधा दिखाता है, इसमें नो डाउट, लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा दिखाता है। पार्श्व रूप कहने का मतलब कि अगर दायां को बायां दिखा देता है और बायां को दायां दिखा देता है, ये समझिएगा। अगला जो पॉइंट है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हम अभी बताएं कि जो सीधा होगा वो हमेशा आभासी कहलाएगा। तो समतल दर्पण तो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है, तो जब सीधा बनाता है तो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा। और आभासी को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। अब दूसरा, अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं, अगला विशेषता क्या होता है समतल दर्पण का, कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होता है दर्पण से उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ये कंडीशन कुछ हुए समतल दर्पण के। तो दोस्तों, हमारा जो चर्चा चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों पे बात कर लिया था, जैसे सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, इमेज कैसे बनते हैं, समतल दर्पण में इमेज का नेचर क्या होता है, इन सभी सारे चीजों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब उसी टॉपिक पे हम लोग आगे आते हैं और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका चर्चा आज हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस सेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। आखिर ये गोलीय दर्पण होता क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हम लोग कहते हैं, देखिए दर्पण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण होते हैं और दूसरा गोलीय दर्पण। मीन्स अगर जो हम पूरे मिरर का बात करें, अगर जो मिरर का बात करें दर्पण का, तो दर्पण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर होते हैं और एक जो होते हैं स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर वो मिरर होता है जो आप नॉर्मली यूज में लाते हैं, जैसे सुबह के टाइम में या फिर अपने डेली लाइफ में जो आप अपने शीशे में देखकर तैयार होते हैं, बाल झाड़ते हैं या फिर जो कुछ भी करते हैं, वो हमारा प्लेन मिरर होता है। नॉर्मली यूज में लाया जाने वाला जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। लेकिन अब ये स्फेरिकल मिरर क्या है? बहुत आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसको भी जानते होंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, लेकिन फिर भी हमारा चर्चा करना बाहर काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम स्फेरिकल मिरर का बात करते हैं। आखिर ये गोलीय दर्पण होता क्या है? तो देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। नहीं समझ में आया? तो चलिए इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई एक गोला है, उसी गोले का एक कटा हुआ भाग, एक कटा हुआ भाग, सपोज दैट कि एक गोले को हम लोग दो पार्ट में बांटे, एक पार्ट ये बना और एक पार्ट ये बना, दो गोला बना, लेकिन दोनों गोलों को हम लोग पॉलिश करेंगे। एक इस तरह से पॉलिश करेंगे जिसका बाहरी भाग को पॉलिश, और दूसरे पार्ट को हम अंदर के भाग को पॉलिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब इसको हम लोग समझते कैसे हैं कि एक गोला है, कोई एक गोलीय वस्तु है, उसको गोलीय कांच को हम दो पार्ट में बांट दिए। एक गोल कांच है, उसको हम लोग दो पार्ट में बांटे, एक पार्ट को हम बाहरी भाग को पॉलिश करेंगे और दूसरे पार्ट का हम अंदर का भाग को पॉलिश करेंगे, और इससे जो दर्पण निकलेगा वो दो तरह का दर्पण निकलेगा। एक को अवतल दर्पण कहेंगे और दूसरे को उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे देखिए, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये गोला है, यहाँ आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग यही चर्चा करते हैं। ये एक गोला है, इस गोले को दो पार्ट में हम बांट दिए, एक पार्ट आपका राइट साइड हो गया
और एक पार्ट आपका लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। लेकिन किसी भी कांच को अगर दर्पण बनाना है तो उसमें पॉलिश करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ये हमने पहले के लेक्चर में देख चुके थे, आप लोग को बताया था कि पॉलिश करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, सिल्वर कोटेड पॉलिश्ड होता है। तो दोनों में हम लोग पॉलिश करेंगे, एक में हम लोग करेंगे बाहर से पॉलिश और दूसरे में हम लोग करेंगे अंदर से पॉलिश। ये हो गया बाहर का पॉलिश और दूसरे में हम लोग अंदर से पॉलिश करेंगे। तो देखिए अब यहां हम समझेंगे कि यहां पर दो तरह के जो दर्पण बने, उस दो तरह के दर्पण में हम लोग अंतर क्या देखते हैं। तो हम लोग अंतर ये देखते हैं कि एक दर्पण ऐसा बना कि जिसमें बाहर से पॉलिश किया हुआ है, मतलब कि उसका जो परावर्तक सतह जो प्रतिबिंब बनेगा अंदर गहरा रहेगा, और दूसरा जो दर्पण बना उसमें अंदर से पॉलिश किया हुआ था, मतलब इसका जो परावर्तक सतह रहेगा वो उभरा रहेगा। समझ में आया कैसे कि उत्तल दर्पण हम उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे, उठा हुआ रहे। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस दर्पण में अंदर से हम लोग अगर जो पॉलिश कर दिए इस कांच को, तब परावर्तक सतह तो बाहर ही न रहेगा। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे, उठा हुआ रहे, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहे, मतलब गहरा रहे, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को। उत्तल, अब इसको हम ट्रिक वाइज याद करेंगे, उ से उत्तल और उ से उभरा हुआ, उ से उत्तल दर्पण और उसे उभरा हुआ। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा, मतलब उठा हुआ होगा, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह गहरा होगा, धंसा होगा, उसे हम अवतल कहेंगे। इसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे कि उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो इसका हम लोग अंतर, सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस होता है उस पर हम लोग चर्चा कर लिए। क्या क्या चर्चा किए हुआ है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, और जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। दूसरा, ये उत्तल दर्पण बनता कैसे है, तो जिसके आंतरिक भाग, मतलब कि अंदर के भाग को जब पॉलिश कर देते हैं तब ये उत्तल दर्पण बनता है, और अवतल दर्पण जिसका बाहरी भाग पॉलिश कर देते हैं वो अवतल दर्पण बनता है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यहां पर हम बताएं क्या कि उत्तल दर्पण का है, क्यों भाई? क्योंकि इसका भीतरी सतह जो था पॉलिश किया हुआ था, तो इसका जो बाहरी सतह है वो उभरा हुआ है, मतलब परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ है। और इस सेम कंडीशन यहाँ हुआ, इसका बाहरी सतह ही हम पॉलिश कर दिए तो आंतरिक सतह जो है गहरा है, मतलब धंसा हुआ है, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? अगर हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं हुआ तो वो भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के लिए इस चीज को समझना, लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम अच्छे से समझें। तो बच्चों अब हम लोग इसमें समझेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का जो नेचर होता है उस नेचर को हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यहाँ हम लोग दो तरह के, एक गोलीय कांच को हम लोग दो पार्ट में बांटे। सबसे पहला आपका राइट साइड हो गया और आपका लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड वाले जो गोलीय दर्पण था उसका हम लोग बाहरी भाग जो था उसको पॉलिश किए। तो हम अभी आपको बताएं कि जिसका बाहरी भाग पॉलिश रहे और जो परावर्तक सतह रहे वो धंसा हुआ रहे तो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का आंतरिक भाग पॉलिश रहे और बाहरी भाग क्या रहे, परावर्तक सतह रहे, तो उस दर्पण को जो उभरा हुआ भाग होता है, जो उठा हुआ भाग रहता है, अगर वो परावर्तक सतह बने तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी दर्पण का, जिस भी गोलीय दर्पण का कि जो बाहरी जो परावर्तक सतह है उभरा हुआ रहे, अगर जो हम बात करें परावर्तक सतह जिसका उभरा रहे यानी उठा रहे, उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा रहे, क्या रहे, धंसा रहे, उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है,
ये दोनों पॉइंट ही आप लोग को क्या है समझना चाहिए कि यही दोनों पॉइंट पर आप लोग क्या करिएगा, उत्तल और अवतल में अंतर पता कर पाइएगा। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब ये उत्तल और अवतल दर्पण जो होता है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो पॉइंट क्या होता है कि देखिए, इसमें ध्रुव होता है, पोल होता है। दूसरा चीज होता है वक्रता केंद्र, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा होता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और चौथा होता है मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये चारों होता है, तो कैसे हम लोग इसको पता करेंगे कि ये कहां होगा। तो सबसे पहला बात हम करते हैं ध्रुव का, कि ध्रुव होता क्या है। तो देखिए, कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वही दर्पण का, गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है। ये P जो है वो ध्रुव हो गया, ध्रुव। इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसीलिए इसको अल्फाबेटिकल लैंग्वेज में अगर जो बोले तो इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का जो मध्य वाला भाग होता है, बीच वाला जो, मतलब कि ये जो दर्पण का जो सेंटर होता है वही पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, यहां तक नो डाउट। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइएगा। तो ध्रुव हम लोग समझ लिए। दूसरा हम लोग समझेंगे कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। वक्रता केंद्र तो समझिएगा बच्चों कि जिस गोलीय कांच का जो कटा हुआ भाग ये दर्पण बनता है, जिस गोलीय दर्पण का ये भाग है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उसका जो केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है। इसको हम लोग सी से, वक्रता केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, अल्फाबेटिकल लैंग्वेज में हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सिंबल जो होता है वक्रता केंद्र का वो सी होता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, ध्रुव से, पोल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसको कहते हैं कि जो सेंटर से जो पोल के बीच की दूरी होती है उसी दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चाहे वो किसी का भी हो, अवतल दर्पण का हो या फिर उत्तल दर्पण का बात करें। उत्तल दर्पण का बात करेंगे तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, या अवतल दर्पण का भी बात करें तो पोल से सेंटर के बीच की दूरी को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रधान या मुख्य अक्ष। क्या होता है मुख्य अक्ष, किसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो बच्चों, पोल से सेंटर को मिलाने वाला जो रेखा होता है, जो लाइन होता है, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण में आप लोग देख रहे होंगे कि पोल से एक लाइन गुजरा है जो कि कहां तक गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गया है। तो इसी लाइन को हम लोग कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष इसी को कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ही हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर फोकस दूरी क्या होता है। तो देखो, फोकस, पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। फोकस दूरी का अगर जो बात करें कि फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी P से F के बीच की दूरी होता है, मतलब पोल से फोकस के बीच का दूरी होता है, और इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको एक बार फिर से अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, इन सभी टॉपिक पर फिर से हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक इस चैप्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से।
चलिए देखिए, अगर बात करें हम गोलीय दर्पण का, तो गोलीय दर्पण में दो दर्पण होते हैं, एक उत्तल होते हैं और एक अवतल होते हैं। एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। देखिए इसको हम बार बार रिकॉल करवा रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि बेकार चीज है, ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये आपके माइंड में एकदम इन कर जाए, इस तरह से बैठ जाए कि आपको एकदम नॉर्मली फ्लो बन जाए कि हाँ किसको उत्तल कहेंगे और किसको अवतल कहेंगे। तो देखो बाबू, जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, प्रवर्तक सतह उभरा हो, उसको हम लोग उत्तल कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। तो हम अभी बताएं क्या कि ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को एक गोलीय दर्पण का ही कटा हुआ दो भाग होता है, इसको हम बीच से क्या करेंगे, काट देंगे। ये देखिए काट दिए, लेकिन हम करेंगे क्या कि एक का बाहरी भाग को पॉलिश कर देंगे। सपोज दैट इसको हम पॉलिश कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा, और क्या आप लोग तो समझदार हैं ही, और इसको पॉलिश कर दिए। अब आप लोग समझिएगा कि इसका बाहरी भाग जब पॉलिश है तो परावर्तक सतह, अच्छा परावर्तक सतह आप लोग समझ रहे हैं, परावर्तक सतह कहते किसको है। तो देखिए हम लोग जो शीशा देखते हैं, आईना जो देखते हैं, तो उसमें दो पार्ट होता है, एक फ्रंट होता है एक बैक होता है। तो बैक साइड तो आपका पॉलिश किया हुआ है ना, तो मतलब जिस तरफ आप फेस अपना देखते हैं वही उसका परावर्तक सतह कहलाता है। अब तो अच्छे से समझ गए होंगे परावर्तक सतह कि जिस साइड हमारा प्रतिबिंब बनता है, हम फेस को देखते हैं, वही जो साइड होता है वो परावर्तक सतह कहलाता है। तो देखिए जिस दर्पण का जो परावर्तक सतह रहता है धंसा हुआ होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। तो इसमें नो डाउट कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और जिस गोले का, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, यहां देखिए दोनों में हम बाहरी भाग ही पॉलिश कर दिए थे, ये हो गया। और इसका जो हम आंतरिक भाग पॉलिश करेंगे, ये आंतरिक भाग पॉलिश कर दिए, तो इसका परावर्तक सतह जो हुआ ये बाहरी भाग हो गया, उभरा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण होता है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब बात करते हैं इस पे फिर से एक बार रिकॉल करने का। तो ये पोल कहते किसको, ध्रुव क्या होता है। तो देखो बाबू, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दोनों तो गोलीय दर्पण ही है, तो गोलीय दर्पण का जो बीच वाला भाग होता है, मिडिल पॉइंट जो होता है वही ध्रुव कहलाता है। तो देखो इसका अगर बात करें अवतल दर्पण का, तो इसका मिडिल पॉइंट ये हो जाएगा, और उत्तल दर्पण का बात करें तो इसका मिडिल पॉइंट ये हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का मिडिल पॉइंट इसका पोल बन गया, उत्तल दर्पण का मिडिल पॉइंट इसका पोल बन गया। तो ध्रुव तो समझ में आ गया कि जिस दर्पण का, गोलीय दर्पण का बीच वाला जो भाग होता है, केंद्र जो होता है, वही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, सॉरी ध्रुव कहलाता है, मतलब पोल कहलाता है। और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां भी हम P लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि ये पोल है। अब बात करते हैं दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो गोलीय दर्पण, समझिएगा बात को, एक गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका हिंदी होता है वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो देखना बाबू, ये वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोलीय दर्पण के त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आपको पता है कि त्रिज्या किसको कहते हैं, रेडियस किसको कहते हैं, रेडियस, रेडियस किसको कहते हैं, त्रिज्या। तो केंद्र से सरफेस पे मिलाने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, केंद्र से मिलाने वाला जो पोल का दूरी होता है उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब यहां पर P से C को मिलाने वाला जो दूरी होता है, सेंटर को मिलाने वाला जो दूरी होता है, इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्लियर हुआ। तो आगे देखते हैं फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है, तो समझिएगा बात को। P से F के बीच की जो दूरी होती है, पोल से फोकस की जो बीच की दूरी होती है, उसी को फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर हुआ। फोकल लेंथ किसको कहेंगे, P से जो F के बीच की दूरी होती है उसी को फोकल लेंथ कहेंगे, और इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब बात करें हम C से
पी के बीच की दूरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं क्या कि आर इक्वल टू, आर जो होता है वो एफ से दुगना होता है, जितना एफ का दूरी होता है उससे दुगना आर का दूरी होता है। यहाँ पर आर इक्वल टू 2f हम लिख सकते हैं, यस और नो, आपको बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि आर जो होता है वो सेंटर और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं, ये आर हो गया। और दूसरा एफ जो स्मॉल एफ जो होता है वो आर का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो अब यहाँ पर अगर जो एफ निकालना हो तो एफ इक्वल टू आर बटा 2 हम लिख सकते हैं या नहीं, आर बटा 2। ये आप लोग कंफर्म कीजिए कि क्या ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा कि जो आर होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, वो फोकल लेंथ का दुगना होता है, और जो फोकल लेंथ होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसको आप लोग समझ गए। अब देखिए अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस आप किसको कहते हैं, तो पोल से सेंटर को मिलाने वाला रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो बोलोगे कि बताओ ये सर, मतलब फोकल लेंथ भी इसी लाइन को कहते हैं, मतलब एक सेंस में हम बोल सकते हैं तो फोकल लेंथ भी इसी लाइन को कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी को कहते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस भी इसी को कहेंगे। तो हाँ कहेंगे, क्या दिक्कत है, बस अंतर यही है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी होता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, तो अब देखते हैं हम लोग फिर से इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज दैट ये दर्पण हम बनाए, इसका परावर्तक सतह हम बाहर की ओर दिए ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए हम आपको भी बताएं कि बीच वाला जो पॉइंट होता है वो पी होता है, पोल होता है। अब जिस गोले का ये भाग होता है, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, सी कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब पोल और सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी को हम लोग फोकस कहेंगे, मिडिल पॉइंट को फोकस, और इस फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर हुआ यहां तक अच्छे से। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फिक्स होता है, कहते इसी लाइन को है लेकिन ये फिक्स होता है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स नहीं होता, ये आगे भी बढ़ा सकते पीछे भी बढ़ा सकते, यही एक डिफरेंस है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। और बाकी चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग समझ गए हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अभी जिस पॉइंट को हम लोग समझे थे, जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, इन सभी चीज को तो समझ लिए, लेकिन आप यहां पर एक डिफरेंस को समझिएगा, एक अंतर को समझिएगा। देखिए हम बात किए क्या कि ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस भी गोले का भाग होता है, मान लिया जाए कि इस गोले का भाग हुआ, इसको बीच से हम काट दिए, इधर जो बन गया वो कौन बन गया, बार बार हम एक ही चीज को बता रहे हैं, ये बन गया जो अवतल बन गया, और ये जो बन गया वो उत्तल बन गया, ये उत्तल बन गया ना। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर एक अंतर है, फोकस पोल होता है तो दोनों में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दोनों में होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में होता है, फोकस दोनों में होता है, फोकल लेंथ दोनों में होता है ना। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट आपको तीन चीज है, एक तो पोल, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है फोकस। ये तीनों आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तीन को भी पोल को हटा भी दें तो ये दोनों चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में या फिर प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसमें इसको फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें समझने वाला क्या बात है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए बच्चों, हम अभी बताएं क्या कि ये सेंटर है, दोनों का है, पोल है, इसका भी है और इसका भी है, ये एफ है, इसका भी है और इसका भी है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर सी और एफ किसी में पॉजिटिव होगा तो किसी में निगेटिव होगा,
अब इसको एकदम आसान भाषा में समझिए कि किसमें पॉजिटिव होगा और किसमें निगेटिव होगा। तो देखिए बच्चों, जिस भी दर्पण में अगर फोकस दर्पण के पीछे है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दर्पण के पीछे है तब वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें फोकस और सेंटर आगे है वो निगेटिव होगा। अब आप लोग बताइए तो यहाँ उत्तल दर्पण, अब फोकस इसके पीछे है और सेंटर भी इसके पीछे, तो जो पीछे रहेगा वो पॉजिटिव, यानी कि उत्तल दर्पण में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र दोनों जो होता है पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब कहने का कि जो पीछे रहेगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पी से पॉजिटिव, कि जिसमें ये चीज पीछे, देखिए दर्पण ये है, परावर्तक सतह ये है, तो ये तो दर्पण के पीछे ना बराबर फोकस और सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, जो पीछे रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसका फोकस भी पॉजिटिव और इसका सेंटर भी पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत? नो डाउट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं अवतल दर्पण में। तो जो अवतल दर्पण होता है इसमें फोकस भी पहले होता है। देखिए परावर्तक सतह ये हो गया, तो जब परावर्तक सतह के पीछे बनता तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका परावर्तक सतह के पहले फोकस बन गया और सेंटर भी पहले बन गया, तो जो पहले बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो आगे बन जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तो आगे बन गया, ये भी निगेटिव, और यहाँ भी आगे बन गया, ये भी निगेटिव। मतलब कहने का कि जो अवतल होता है, अवतल दर्पण जो होता है उसमें फोकस और सेंटर ये दोनों जो होता है वो निगेटिव होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते देखिए, अब इस चीज को समझना, याद करना इतना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक फिगर बना दीजिएगा, ये लीजिए हम एक फिगर बना दिए, इसमें बाहरी भाग को पेंट कर दिए और इसमें आंतरिक भाग को पेंट कर दिए। अब ये जो परावर्तक सतह बना इसका क्या होगा, ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया P। अब जिसका इधर पीछे हो गया वो पॉजिटिव, यानी उत्तल का पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, C भी पॉजिटिव, यहाँ ये निगेटिव और C भी निगेटिव। कितना आसान है। मतलब एक फिगर बनाइए और पॉजिटिव निगेटिव का आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, मतलब अच्छे से। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत, क्योंकि अगर जो आप याद कीजिएगा तो ये हो सकता है कि कभी आपको धोखा भी दे, लेकिन जब आप एक फिगर पर बनाइएगा तो कभी आपको धोखा नहीं देगा। बशर्ते इतना पता होना चाहिए कि जो परावर्तक सतह के पीछे बन रहा है वो पॉजिटिव होगा और जो परावर्तक सतह के आगे बन रहा है वो निगेटिव होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग समझ गए हैं तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ये काफी समझना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए, ये फोकस जो होता है या सेंटर जो होता है, इसी पर हम लोग इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल जो होगा वो सोल्व करेंगे। तो ये समझना बच्चों काफी ज्यादा जरूरी है और इसको आप लोग ने बखूबी समझा, अच्छे से समझा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो अगर जो समझ आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लाइट चैप्टर है, अगर हम साइंस में अगर लाइट चैप्टर का वेटेज देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है। तो उसी में हम लोग इसके बेसिक चीजों को देख चुके थे, लेकिन इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है गोलीय दर्पण के बारे में समझना, और दूसरी चीज कि इस पर जो न्यूमेरिकल बनता है उसको समझना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग गोलीय दर्पण का जो भी बेसिक चीज होता है उस बेसिक चीज को हम लोग ने कंप्लीट किया था, लेकिन उसका फिर से आज एक व्यू देखते हैं, उसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझना। इसीलिए हम लोग आइए देखते हैं। तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर है, कहते किसको है? तो गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ भाग, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस भी दर्पण का गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब कहने का कि जिसका परावर्तक पृष्ठ, सपोज दैट कि एक दर्पण है, उसका एक साइड में हम क्या करते हैं, कोटेड कर देते हैं, सिल्वर कोटेड, एल्युमिनियम कोटेड या निकल कोटेड, किसी का भी कोट कर देते हैं। तो एक साइड तो पूरी तरह से हम पेंट कर दिए, लेकिन दूसरा साइड जो है इसका वो एक परावर्तक सतह के रूप में कार्य करता है। तो यही होता है क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक होते हैं उत्तल दर्पण और एक होते हैं अवतल दर्पण।
उत्तल दर्पण हम उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा मतलब उठा हुआ हो, और ये अंदर से पॉलिश किया हुआ हो। चीजों को समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, एक एक करके ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो उत्तल दर्पण हम कहते हैं किसको है कि उत्तल दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, और अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। इसको हम लोग अच्छे से समझे थे, देखे थे। लेकिन अब बात किया जाए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, ये एक गोले का ही दो पार्ट होता है। एक गोला है, उसको अगर हम दो पार्ट में काट देते हैं, बांट देते हैं, तो इसका परावर्तक सतह जो होता है दोनों का भिन्न भिन्न हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो एक को हम बाहर से पॉलिश करेंगे और दूसरे को हम अंदर से पॉलिश करेंगे, तो इससे जो दर्पण तैयार होगा वो दो दर्पण तैयार होगा। पहला जो होगा इधर हो गया, दूसरा जो हो गया इधर हो गया। तो अभी हमने बात किया क्या कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। नीचे हो सकता है आप लोग को दिख नहीं रहा हो, लेकिन समझिएगा क्योंकि हम पीछे की चीजों को ही हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। और जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर, नो डाउट इसमें। अब देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मुख अक्ष किसको कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, इसमें वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, फोकस दूरी किसको कहते हैं, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर हुआ। और इस वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए कि इसी ये जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र हुआ, ये उत्तल दर्पण का भी वही हुआ और अवतल दर्पण का भी वही हुआ। कि मतलब कहने का कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र उसी गोले का भाग होगा जिसका अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। क्लियर है। तो अब यहां समझिएगा कि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के आगे बनता है। तो जो दर्पण के पीछे बनेगा उसको हम लोग पॉजिटिव वे में लिखेंगे, और जो दर्पण के आगे बनेगा उसको हम लोग निगेटिव में लिखेंगे। तो अब बात आता है कि अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का जो यहाँ पर वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र ये जो होता है वो निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं फोकस का। तो हमको पता है कि ध्रुव से सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं कि अगर जो हम सेंटर से ध्रुव के बीच की दूरी को देखें तो इस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इस वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कौन होता है, वक्रता त्रिज्या होता है P से C की दूरी, P मतलब पोल और C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है वही फोकस दूरी कहलाता है। वक्रता त्रिज्या का आधा ही फोकस दूरी कहलाता है। तो सेम चीज उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है। तो फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आधा मतलब वक्रता त्रिज्या हमारा आर है, उसका जब आधा कर देंगे तो बराबर हमारा फोकस हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, यानी F बराबर R/2 ये होता है। अब दूसरा चीज हम देखते हैं, हमको पता चल गया कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो जो सेंटर से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकल दूरी किसको कहते हैं, मतलब फोकस दूरी, तो ध्रुव पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस किसको कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या का आधे दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब बात होता है कि देखिए अवतल दर्पण में ये सारा चीज जो होता है वो निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में ये सारा चीज पॉजिटिव होता है। सेंटर बात करें अगर जो उत्तल दर्पण का, तो दर्पण के पीछे बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, फोकस भी इसका पॉजिटिव बनेगा। लेकिन वही सेम चीज अगर जो अवतल में हम बात करें तो अवतल का फोकस भी निगेटिव और सेंटर भी निगेटिव होगा। ठीक है। यहां तक हम लोग अच्छे से उस दिन भी समझे थे, इसके पहले लेक्चर में भी देखे थे, और आज भी हम एक बार रिकॉल करवा दिए। लेकिन बात हमारा यहाँ खत्म नहीं होता है गोलीय दर्पण का। इसके बाद जो होता है हमारा जो टॉपिक होता है वो शुरुआत होता है, और यहीं से हम लोग देखेंगे क्या, यही गोलीय दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनाने का जो इमेज बनता है हमारे शीशा में, इमेज जो बनता है उसका शुरुआत यहीं से होगा। तो हम बात समतल दर्पण की नहीं कर रहे हैं, समतल दर्पण के बारे में हम लोग
पहले ही देख चुके थे कि समतल दर्पण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बस समतल हो, उसको समतल दर्पण कहेंगे। इसमें वस्तु का जो इमेज बनता है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी जितना होता है उतना ही दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होता है। इसमें वस्तु के बराबर क्या बनता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सब कुछ मतलब वस्तु के बराबर ही अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन इसमें बस एक चीज अंतर होता है समतल दर्पण में, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब लेटरल जो होता है, वो कहने का मतलब होता है कि जो वस्तु में दाहिना होता है वो प्रतिबिंब में बायां हो जाएगा, और जो प्रतिबिंब में बायां होगा जो वस्तु में बायां होगा वो प्रतिबिंब में दाहिना बन जाता है। तो इन सभी चीजों को हम देख लिए थे। लेकिन अब इमेज बनने का बाद जब गोलीय दर्पण में आता है तो ये बहुत ही क्या है, टिपिकल है, मतलब बहुत ही इसको समझना इतना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर जो इसको नहीं समझे तो समझिए आपसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट का जो न्यूमेरिकल है वो बनना पॉसिबल नहीं है। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं, एक आसान भाषा में, एक आसान लैंग्वेज में जो बोला जाता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण में हम बोल रहे हैं कि किरण आरेख, क्योंकि ये किरण आरेख जिसके मदद से ही हम ज्ञात कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि अगर वस्तु कहीं रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इसलिए आप इसको एकदम डबल नहीं ट्रिपल स्टार मार लीजिएगा कि अगर जो गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट जो हम बता रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी किरण आरेख की मदद से आप वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हम बताए हैं और इसके बाद एक पॉइंट और है जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले ये 3 पॉइंट को समझते हैं। अब हम समझते हैं क्या कि वस्तु, कोई भी गोलीय दर्पण में वस्तु अगर जो रखा होता है तो हम किरण आरेख की मदद से उसका प्रतिबिंब का ज्ञात करते हैं। तो पहले हम किरण आरेख को समझते हैं कि आखिर किरण आरेख आएगा तो गुजरेगा कहां से, परावर्तक सतह से जब टकराएगा तो वो गुजरेगा कहां से। तो देखिए, हमें पता है कि इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब समानांतर कोई किरण आता है ना, समझिएगा बच्चों कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर अगर जो कोई किरण आता है, देखिए ये आता हुआ किरण है, तो ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर जो ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से परावर्तक सतह से टकरा के फोकस से आएगा, अगर जो नीचे से आ रहा है तो नीचे से आने के बाद परावर्तक सतह से टकराकर फोकस से गुजरेगा। मतलब पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि अगर कोई भी वस्तु है तो अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जो कोई भी किरण आ रहा है तो वो जब टकराएगा तो टकराने के बाद परावर्तन जब होगा तो वो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, लेकिन अब ये चीज समझिएगा कि ये अवतल दर्पण था तब तो यहाँ फोकस आगे था, हमको गुजरता हुआ दिख रहा है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस तो पीछे होता है तो उसमें हमको गुजरता हुआ दिखेगा नहीं, गुजरता हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपतित किरण है आया और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में, उसी रास्ते में लौट गया, उसी माध्यम में लौट गया, तो इसका जब फोकस पीछे है तो अब तो ये पीछे पहुंचा नहीं है तो इधर ही लौट गया। तो इसको हम इस लाइन को इसको और आगे बढ़ाते हुए इसको डॉट लाइन से दिखाएंगे कि मतलब ये पीछे आया नहीं, पीछे आता हुआ प्रतीत हुआ। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, उत्तल दर्पण में इस तरह का किरण आरेख बनेगा और अवतल दर्पण में इस तरह का किरण आरेख बनेगा। मतलब कहने का कि मुख्य अक्ष के समानांतर आता हुआ किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब इसका देखिए, अब अभी अगर जो समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा सब्र करिए, क्योंकि जब हम किरण आरेख की मदद से जब दर्पण में प्रतिबिंब को बनाएंगे तब वहां आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ समझिएगा कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा था दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर गया, एक हुआ क्लियर। दूसरा कह रहा गया कि फोकस, अब इसी का विपरीत हो जाएगा, इसी का उल्टा, कि जब फोकस पर जो किरण कोई आता है, देखिए यहां से आ रहा है, तो जब फोकस से गुजरता हुआ कोई किरण गया तो ये दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर गया। बस इसका वाइस वर्सा हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ कह रहा था कि मुख्य अक्ष से समानांतर आता हुआ प्रकाश की किरण टकराने के बाद फोकस से गुजरा, और यहाँ बोल रहा है कि फोकस से आता हुआ किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर गया। बस इसी का क्या है, ये हो गया वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसी के अपोजिट ये हो गया कि यहाँ जो कंडीशन हुआ इसका अपोजिट कंडीशन यहां दोहरा दिया। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं क्या कि वक्रता केंद्र से अगर जो कोई प्रकाश की किरण आता है तो वो वापस उसी रास्ते में गुजर जाता है। अगर जो कोई भी किरण अगर जो वक्रता केंद्र से आ रहा है, सपोज मान लिया जाए कि ये
P है, ये F है और ये C है। अगर जो ये आया किरण सेंटर से होते हुए आया तो ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस इसी में लौट जाएगा। तो ये 3 आरेख हुआ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चौथा आरेख जो होगा कि कहीं अनंत से भी फोकस, जो अनंत से किरण आएगा वो परावर्तक सतह से टकराने के बाद उतना ही एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। ये आपका चौथा पॉइंट होगा और यही 4 पॉइंट से आपका पूरा प्रतिबिंब जो होगा दर्पण में बनेगा, गोलीय दर्पण में बनेगा। तो यहाँ पर जरूरी क्या हुआ, ये 3 चीज जरूरी हुआ कि जो मुख अक्ष के समानांतर किरण आएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, जो फोकस से किरण आएगा वो मुख अक्ष के समानांतर जाएगा, और जो सी से होकर किरण आएगा वो सी से होते हुए ही वापस जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका चौथा जो इंपॉर्टेंस है, पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरा करते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या किया कि गोलीय दर्पण में जो किरण आरेख बनता है उसमें टोटल 4 पॉइंट होते हैं, जिसमें से 3 पॉइंट का चर्चा हम किए हैं और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है। तो ये लास्ट का पॉइंट जो चौथा पॉइंट वो कौन है, अब इन चारों पॉइंट को समझिएगा। इसी से इन्हीं चारों पॉइंटों से जो आप प्रतिबिंब बनाइएगा, गोलीय दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाइएगा, इसी 4 पॉइंट की सहायता से बनेगा। तो आइए हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इस चौथे पॉइंट को समझने के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा गोलीय दर्पण में वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जो होता है वो परावर्तन के बाद आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण के समान कोण से परावर्तित हो जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि देखिए बच्चों, कोई अनंत से आता हुआ प्रकाश की किरणें हैं और जब ये परावर्तक सतह अवतल दर्पण के परावर्तक सतह से जब टकराया तो जितना कोण से ये आ रहा था उतने कोण से ये परावर्तित हो गया। बस यही समझना है कि जिस कोण से, अगर जो मान लिया जाए कि ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह और अनंत से आता हुआ किरणें, अनंत से कोई किरण आ रहा है और ये 45 डिग्री पर कोण बनाया, अभिलंब और आपतित किरण के बीच 45 डिग्री का कोण बनाया, तो अभिलंब और परावर्तन कोण के भी, परावर्तन किरण के बीच भी 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। कि मतलब आपतित किरण सेम कोण के साथ क्या करता है, परावर्तित कर जाता है ध्रुव से। तो ये भी देखिए अनंत से आता हुआ प्रकाश की किरण था और ये ध्रुव से जब टकराया तो ध्रुव से उतना ही कोण का डिग्री बनाया जितना अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बन रहा था, उतना ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बनेगा। तो ठीक है, हमने 4 पॉइंट को सीखा। सबसे पहला पॉइंट क्या सीखा था कि जब कोई मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो फोकस से होकर गुजर जाता है। पहला पॉइंट ये सीखा। दूसरा क्या सीखे कि जब कोई फोकस से किरण जाता है और परावर्तक सतह से टकराता है तो ये मुख अक्ष के समानांतर गुजर जाता है। बस इसी का वाइस वर्सा था। तीसरा हम लोग क्या देखे कि जब कोई प्रकाश की किरण सी से जाता है तो उसी पर लौट आता है। सी से जब गुजरता है तो परावर्तक सतह से परावर्तित होने के बाद उसी रास्ते में गुजर जाता है। और चौथा क्या देखें कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आता है और ध्रुव और अभिलंब, जब प्रकाश की किरण अनंत से आता है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना डिग्री का कोण बनाता है उसको कोण आई कहते हैं और उतना ही डिग्री से ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। यानी कि कोण आई और कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। यही 4 जो था आरेख। अब इससे देखिए कि आप कैसे दर्पण में प्रतिबिंब को बनाइएगा, वो हम लोग इसके बाद हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। समझ में आया तो कोई बात नहीं है, उसको समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले वाले स्लाइड में हमने गोलीय दर्पण में बने आरेख को, किरण आरेख को समझा। अब देखिए उसी किरण आरेख की सहायता से किस तरह से हम दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को बनाते हैं। अगर आपको किरण आरेख अच्छे से समझ में आ गया हो तो उसी के मदद से पूरा प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होगा गोलीय दर्पण में। अगर नहीं आया है तो उसको एक बार फिर से अच्छे से साफ सुथरे फिगर के साथ आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। और दूसरी बात कि इस लेक्चर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित लाइव का जो हमारा नोट्स होगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ्स नोटबुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि इससे संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो मेरे हैंड रिटेन में, बिल्कुल मेरा लिखा हुआ नोट्स आपको इस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसकी किरण आरेख की मदद से कैसे हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हम बताए क्या कि किरण आरेख जो होता है 4 होता है, इसी 4 की मदद से हम करेंगे। सबसे पहला कि जो मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के जो समानांतर आता है वो फोकस से गुजरता है, पहला चीज। दूसरा कि जो फोकस से होकर आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है, दूसरा हुआ।
तीसरा हम लोग क्या देखें कि जो सी से किरण आता है वो सी से ही गुजर जाता है। और चौथा जो हम देखें कि जो पोल पर जो आता है, अनंत से जो आता है पोल पर टकराता है, वो कोण आई बराबर कोण आर से होता हुआ निकल जाता है। इसी चार की सहायता से हम पूरा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो आप लोग समझिएगा एक एक करके अच्छे से। अब देखिए, अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होगा कैसे? तो देखिए, वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा, ये आपका ध्रुव है और ये फोकस दूरी है और ये आपका वस्तु है। तो जब ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु रहता है तो उसका निर्माण कैसे होगा? देखिए, सबसे पहला चीज कि एक जो हमारा किरण होगा वो मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे, ले आए। समझिएगा अच्छे से कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगा तो इसका जो हेड हो गया, इस वस्तु का जो सबसे ऊपरा हिस्सा हो गया, उसको हम मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे। और जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो ये फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। देखिए, पहला कंडीशन फॉलो किया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जो किरण आता है वो फोकस से होकर गुजरता है। तो लीजिए, लाए हम मुख्य अक्ष के समानांतर लाए और इसको गुजार दिए फोकस से, पहला चीज। अब दूसरा कहता है क्या कि एक किरण को आपको लाना होगा, सी से गुजारना होगा। तो सी से हम गुजार दिए, दूसरा किरण सी से गुजार दिए। तो जो सी से किरण गुजरता है वो सी पर ही वापस आ जाता है। तो ये सी पर गया ऊपर और ऊपर से फिर सी पर नीचे। लेकिन देखिए, नीचे जब आता है किरण तो हमको लग रहा है कि नीचे फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, फैलता हुआ दिख रहा है। तो जब नीचे फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो ये दोनों किरण जाकर आपस में कहीं टकराएगा नहीं। लेकिन अगर जो इसी को हम आगे बढ़ा दें इस तरह से आगे, तो ये जो मतलब किरण होगा वो आगे जाके मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो आगे जाके जहां पर मिलता हुआ प्रतीत होता है वही वस्तु बन जाता है। ये देखिए, वस्तु का निर्माण हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसको एक रफ फिगर में फिर से हम लोग बनाते हैं अच्छे से। ये हुआ आपका अवतल दर्पण, ये हुआ आपका मुख्य अक्ष, ये हुआ इसका फोकस दूरी और ये हुआ इसका सेंटर। अब हम वस्तु रखे थे P और F के बीच में। तो पहला जो किरण था वो आया मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजर गया। और दूसरा जो है वो C से गुजरेगा। तो C तो गुजर रहा है लेकिन आगे फैलता हुआ दिख रहा है। इसको जब हम दर्पण के पीछे जब वस्तु को बनाएंगे, बढ़ाएंगे किरण को, तो आगे आके मिलता हुआ प्रतीत होता है। जहां पे मिलता हुआ प्रतीत होता है वहीं पर हम क्या करते हैं, वस्तु का निर्माण कर देते हैं। ये पहला दर्पण का मतलब अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच का बना प्रतिबिंब ये होता है। अब प्रतिबिंब जो बना तो उसका नेचर कैसा हुआ? तो देखो बच्चों, जब हम पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो पहला नेचर बड़ा हो गया। दूसरा, ये सीधा है कि उल्टा? तो सीधा बना, तो सीधा लिख दिए। जो सीधा होता है उसको हम काल्पनिक कहते हैं या वास्तविक, तो हम पहले ही बता दिए थे कि जो सीधा होता है उसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक। और काल्पनिक या फिर इसी को हम आभासी भी कह सकते हैं, तो आभासी। अगला, ये जो है वस्तु से बड़ा है कि छोटा? तो बड़ा। तो जो बड़ा होता है उसको आवर्धित कहते हैं, आवर्धित। तो ये चारों कंडीशन, ये चारों नेचर हुआ क्या कि जब पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण में तो वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक आभासी बनेगा और आवर्धित बनेगा। ये हुआ पहला कंडीशन। इसको हम लोग अच्छे से सीखे। अब देखते हैं कि ठीक है, जब हम पोल और फोकस के बीच में रख दिए थे तब तो ऐसा बना, लेकिन जब हम फोकस पर ही रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा अवतल दर्पण में? तो फिर वही कंडीशन करेंगे क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे, फोकस से गुजार देंगे। दूसरा C पर आएगा। अब देखने वाला बात ये है कि ये गया और इसी पर ये लौट गया, ये आया और ये इधर लौट गया। अब देखिए कि अब हमको ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाकर कहीं नहीं कटेगा क्योंकि ये पैरेलल है, और पीछे भी अगर जो हम बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं कटेगा। लेकिन जब पीछे लाइन बढ़ ही रहा है, आगे कट ही नहीं रहा है, तो हम आगे क्यों हम बनाएंगे, इसको पीछे ही बनाएंगे। तो ये जो होता है, एक पर अगर जो कोई अवतल दर्पण में वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं कट ही नहीं रहा है। तो जब नहीं कटता है तो उसको हम कहते हैं क्या कि अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, क्योंकि इधर जाता तो सीधा बनता, लेकिन इधर भी तो नहीं कट रहा है तो क्यों हम आगे बढ़ाएं, हम पीछे ही क्यों ना बढ़ाएं। तो ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। जो उल्टा होता है उसको हम वास्तविक कहते हैं, वास्तविक। अब देखिए कि ये वस्तु से बड़ा तो हो रहा है लेकिन बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा, यानी कि आवर्धित तो है, आवर्धित है लेकिन बहुत ज्यादा आवर्धित है, मतलब बहुत
बड़ा है। ये इसका नेचर हुआ। क्यों है कि जब फोकस पर वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और उल्टा बनता है। तो जो उल्टा होगा वो वास्तविक होगा और जो बड़ा है, लेकिन बड़ा तो है लेकिन बहुत बड़ा है, तो जो बड़ा है वो आवर्धित कहलाएगा। तो ये होता है हमारा फोकस पर जब हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में, तब ये कंडीशन, ये नेचर पर बनता है। अब आगे देखते हैं कि जब फोकस पोल और फोकस के बीच हो गया, फोकस हो गया, तो फोकस और केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तो ये देखिए फोकस यहाँ, वक्रता केंद्र यहाँ, इसके बीच में वस्तु। तो वस्तु को हम क्या करेंगे, दर्पण से टकराएंगे। टकराने के बाद कहाँ गया, फोकस से होता हुआ गुजर गया। तो जब फोकस से होता हुआ गुजर गया तो दूसरा जो लाइन है हम सी से गुजारेंगे। अब सी से जब गुजारेंगे तो आगे आके मिलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए आप लोग, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जहां प्रतीत होता है वहीं पर क्या होगा, वस्तु बन जाएगा। तो वस्तु यहां भी बन गया। तो जब एफ और सी के बीच में रहता है अवतल दर्पण में, तो वस्तु कहां बनता है, तो वस्तु सी और अनंत के बीच बनता है। सी और अनंत के बीच, देखिए सी यहीं पर है, इसके बाद बना है प्रतिबिंब। तो सी और अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बना है। अब ये वस्तु कैसा है, तो ये वस्तु उल्टा है। तो जो उल्टा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वास्तविक कहते हैं। अब वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है कि छोटा है, तो ये वस्तु से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा लिखेंगे। और जो बड़ा होता है उसको आवर्धित कहते हैं। बच्चों प्रतिबिंब बनाना जो है गोलीय दर्पण में काफी आसान है, बशर्ते कि आप किरण आरेख को अच्छे से खींचिएगा तो वस्तु आसानी से बन जाएगा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, इंच की सहायता से, जो कंपास होगा उसको और इंच की मदद से आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा एकदम फिक्स प्रतिबिंब बनेगा। अब हम देखते हैं कि जब तीन कंडीशन में हम देख लें कि जब एफ और पी के बीच रखते थे तो कैसा बन रहा था, जब एफ पर रखे तब कैसा बना, और जब एफ और सी के बीच रखें तब कैसा बना। लेकिन अब चौथा कंडीशन आता है कि अगर हम सी पर रखेंगे तब कैसा बनेगा। तो देखिए फिर से हम एक कार्य खींचेंगे जो कि क्या होगा, मुख अक्ष के समानांतर होगा, जो एफ से गुजर जाएगा। क्लियर है। दूसरा हम बताए थे क्या कि जो मुख अक्ष के समानांतर जो किरण आता है वो एफ से गुजर जाता है, लेकिन जो एफ के समानांतर आता है वो एफ से कटता हुआ आता है वो मुख अक्ष के समानांतर चला जाता है। तो देखिए तो ये दोनों जो किरण है वो कट कहाँ रहा है, ये दोनों किरण सी पर कट रहा है। तो इसका नेचर क्या हो गया, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सी पर बनेगा, सी पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा, उल्टा के सीधा, तो उल्टा बनेगा। जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो यही हो गया किस पे, सी पर अगर वस्तु रहेगा, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर अगर जो वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, और जो उल्टा हो गया वो वास्तविक बनेगा। अब देखिए चौथा तो हो गया। अब पांचवा हम देखते हैं क्या कि पांचवा जब सी और अनंत के बीच रहता है तो इसको भी हम क्या करेंगे, फोकस से गुजार देंगे। मुख अक्ष के समानांतर किरण लाएंगे और फोकस से गुजार देंगे, और दूसरा सी से लाएंगे तो ये वापस भी सी पर हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, तो दोनों प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो सी और एफ के बीच में देखेंगे, इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। तो जो उल्टा है वो वास्तविक है, जो सीधा होगा वो काल्पनिक होगा। अब ये उल्टा तो बन गया, अब इसका साइज क्या है, वस्तु के बराबर की वस्तु से बड़ा की वस्तु से छोटा, तो ये वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। ये इसका नेचर हो गया। जब हम रखते हैं सी और अनंत के बीच रखते हैं तब ऐसा बनता है। लेकिन अब चौथा कंडीशन हो गया कि जब अगर जो कोई अनंत से आ रहा है किरण तब क्या, कहां पे प्रतिबिंब बनेगा। अगर जो कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तब, तो हम एक लास्ट कंडीशन आपको बताए थे कि जब कोई अनंत से किरण आता है तो उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये देखिए ये कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया, दोनों बराबर पर हो गया। अब इसका जो होगा वो कौन होगा, ये कोण आई हो जाएगा और ये कोण आर हो जाएगा। तो दो किरण को हम लाए, एक ये लाए तो यहां से गुजरा और दूसरा किरण ये लाए तो यहां से गुजरा है। अब ये दोनों जो परावर्तन के बाद जहां पे टकरा रहे हैं, टकरा तो यहां भी रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए कि ये वाला जो पहला किरण है वो भी परावर्तित नहीं हुआ, वो आपतित ही हो रहा है। तो हम क्या बोले कि जब परावर्तन के बाद जहां टकराएगा वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये आया और ये परावर्तन के बाद इधर गया, और दूसरा आया ये परावर्तन के बाद यहाँ, और दोनों जो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है वो देखिए तुम एफ पर ही हो रहा है। तो एफ पर ही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा कि एफ पर जब अनंत पर है वस्तु तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा कि सीधा, उल्टा बनेगा।
जो उल्टा होगा उसको क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे। तो यही है बच्चों, यही था पूरा नेचर है। प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे तो उसका जो है, सॉरी, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बस इसी को समझना था कि अगर अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, तो जो बड़ा होता है उसको आवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं। सीधा बनता है तो जो सीधा होता है वो काल्पनिक कहलाता है या आभासी कहलाता है। दूसरा, अगर जो हम फोकस पर रखेंगे तो इसका दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल दर्पण में वो अनंत पर बनेगा, मतलब कि दोनों पैरेलल लाइन, किरण जो होता है रिफ्लेक्शन के बाद दोनों पैरेलल जाता है, तो पैरेलल ये कहीं पर कटता हुआ प्रतीत नहीं होता है और ना ही कटता है, तो इसको हम अनंत पर बोलेंगे। और ये वस्तु कैसा बनेगा, उल्टा, और जो उल्टा होगा वो वास्तविक होगा, बहुत बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वो आवर्धित होगा। अगला हम देखते हैं कि जब सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है सी और अनंत के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है और आवर्धित बनता है। चौथा, वक्रता केंद्र पर अगर जो रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है, जो उल्टा होता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो ये सी और एफ के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और फाइनली अनंत पर रखते हैं तो ये एफ पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो देखिए बच्चों, ये जो है गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब काफी ज्यादा आसान है, बशर्ते कि आपको किरण आरेख अच्छे से खींचने आना चाहिए। तो किरण आरेख हम क्या किए, हर कंडीशन में हर वस्तु का जो जगह था वो तो चेंज किया, लेकिन हम किरण आरेख बस दो ही रखे, एक जो था वो मुख अक्ष के समानांतर और दूसरा जो था वो सी से गुजारे, बस यही दोनों तो हम लिए। कहीं कहीं तीसरा भी गया है कि एफ से आया मुख अक्ष के समानांतर चला गया, कहीं कहीं इसमें चौथा लिए हैं, जो अनंत से आया वो परावर्तन के बाद उतने ही एंगल पर चल गया। तो चार आरेख आपको अच्छे से अगर जो पता है या अच्छे से जानते हैं तो उन चार आरेख की मदद से आप कहीं भी वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बना सकते हैं। याद करना भी नहीं है, बशर्ते कि आपको किरण आरेख अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने आज देखा कि किरण आरेख की मदद से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर से एक बार बोल देते हैं कि अगर इस टॉपिक का, इस चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो सौरभ नोट्स बुक नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके आप मैसेज कर दीजिएगा कि अगर जो आपको नोट्स चाहिए तो मैं इस पर क्या करूंगा, प्रोवाइड आपको नोट्स करवा दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ गया, लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक करिए, और अगर जो कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर आप एक बार क्लियर कर दीजिएगा। अगर जो आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार जरूर कमेंट में आप लोग लिखिएगा, उसके बाद हम देखेंगे अगर जो कमेंट वैसा रहा तो फिर से हम इस पर एक बार और चर्चा करेंगे, एक बार और इस पर डिस्कस करेंगे। और आप लोग में से अभी तक अगर जो कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।